नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दिल्ली पुलिस का 18 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के जितने भी प्रश्न मिले हैं, टोटल लगभग 100 प्रश्न हैं जो हम सारा कंप्लीट करने वाले हैं। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये आपके बाकी दिनों के एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं, इसलिए पूरा वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाल वंश की स्थापना किसने किया था? गोपाल के द्वारा जो है पाल वंश की स्थापना किया गया था। और अगर बात करें प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक में, जो आगे की शिफ्टों में जरूर पूछा जाएगा। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, जो मगध पाटलिपुत्र पर क्षेत्र था। भारत का पहला बड़ा एकीकृत साम्राज्य था। हरेक वंश की बात करें, इसका संस्थापक बिम्बिसार हो जाएगा, जो मगध और राजगिरी पर शासन किया था। मगध के उत्कर्ष के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। शिशुनाग वंश की बात करें तो शिशुनाग इसका संस्थापक हो जाएगा। इसका क्षेत्र जो है वैशाली और पाटलिपुत्र हो जाएगा। हर्यक वंश के बाद मगध पर शासन किया था। नंद वंश की बात करें तो इसके संस्थापक महापद्म नंद हो जाएगा, जो मगध और पाटलिपुत्र पर शासन किया था। पहले साम्राज्य निर्माता माना जाता है इसे। अगर बात करें गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त हो जाएगा, जो पाटलिपुत्र और प्रयाग पर इसने कब्जा किया था और भारतीय इतिहास का इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। अगर बात करें बहमनी साम्राज्य की तो इसका संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह हो जाएगा, जो दक्कन पर कब्जा किया था और दक्षिण भारत में एकमात्र स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। मराठा साम्राज्य की बात करें तो इसका संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज हो जाएगा, जो महाराष्ट्र इसका क्षेत्र है और मराठा शक्ति का उदय हुआ था। सिख साम्राज्य की बात करें तो महाराजा रणजीत सिंह इसके संस्थापक है। पंजाब उत्तर पश्चिमी भारत पर इसका कब्जा था। शक्तिशाली सिख राज्यों की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ, जिसे अब विश्व एथलेटिक महासंघ के नाम से जाना जाता है, की यह स्थापना कहाँ हुआ था? इसका स्थापना स्टॉकहोल्म स्वीडन में हुआ था। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ की स्थापना 17 जुलाई 1912 को स्वीडन के स्टॉकहोल्म में किया गया था, जिसे शुरू में अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। अब इसका नाम बदल कर विश्व एथलेटिक कर दिया गया, जिसका मुख्यालय मोनाको में, इसका मुख्यालय जो अब मोनाको में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को पैसा कैसे दिया जाता है? डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में दिया जाता है। अगर बात करें पीएम किसान सम्मान निधि योजना छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 की वित्तीय सहायता देता है, जो हर 4 महीने में 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मिलता है, जिससे किसानों को आर्थिक मदद मिलता है और कृषि विकास को बढ़ावा मिलता है। टेक्स्ट बुक के द्वारा 12 और 13 दिसंबर को ग्रैंड उत्सव सेल चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 1 साल का पासपोर्ट 351 मिल जाएगा, वहीं पासपोर्ट में 439 मिल जाएगा। तो कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और एसएससी रेलवे बैंकिंग समझ इंडिया का सभी एग्जाम का 900+ एग्जाम का सारा मॉक टेस्ट जो सारा मिल जाएगा। जल्दी जाइए परचेज करिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पास इनमें से कौन सा अधिकार नहीं है? अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की शक्ति जो है, ये राष्ट्रपति के पास नहीं। ये ऑप्शन में दिया गया था, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें भारत के राष्ट्रपति के पास कार्यकारी यानी प्रधानमंत्री, मंत्री, सीएजी, एजी की नियुक्ति, विधायी शक्ति में संसद सत्र बुलाना, स्थगित करना, विधेयक पर स्वीकृत करना। अगर बात करें न्यायिक शक्ति में क्षमादान, सुप्रीम कोर्ट से सलाह, सैन्य शक्ति में कमांडर इन चीफ युद्ध शांति की सिफारिश करना, ये सभी शक्ति राष्ट्रपति के पास होता है। अगर बात करें वित्तीय में बजट पेश करने की सिफारिश और आपातकालीन शक्ति में राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति शासन शक्तियाँ होता है, जो उन्हें देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर होने की कारण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50,000 की राशि को एक बैंक से दूसरे बैंक में भेजने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? आईएमपीएस या यूपीआई होता है। इसके अलावा बात करें सबसे अच्छा तरीका एनईएफटी को बताया गया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या आईएमपीएस, दोनों ऑप्शन में दिया होगा, जो भी आपको दिया होगा वही क्लिक करना था। इसका फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है, क्योंकि ये ऑनलाइन सुरक्षित और तेज है। एनईएफटी बैचों में काम करता है, जबकि आईएमपीएस तुरंत पैसा भेजता है, इसलिए आईएमपीएस यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये दोनों तरीके मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग से आसानी से हो जाते हैं। यदि आपको तुरंत चाहिए तो आईएमपीएस, और अगर समय से है तो एनईएफटी बेहतर विकल्प है, जबकि यूपीआई भी बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? संविधान संशोधन से हो जाएगा। अगर बात करें अनुच्छेद 368 का संबंध भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, जो संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान को जोड़ने, बदलने या निरस्त करने का अधिकार देता है। लेकिन यह प्रक्रिया साधारण कानून बनाने से अलग होता है और संविधान की मूल संरचनाओं को प्रभावित नहीं कर सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1987 में महाराष्ट्र के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी कौन है जिसे भारत सरकार ने भूमि संसाधन सचिव बनाया है? अजय तिर्की हो जाएगा। इसका राइट आंसर अजय तिर्की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक खेल के इतिहास में सर्वाधिक पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? सभी को पता है, माइकल फेल्प्स ने तैराकी में जीता है। अगर बात करें ओलंपिक इतिहास में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ी, अमेरिकी तैराक माइकल फेल्प्स है, जिन्होंने कुल 28 पदक जीता है, जिसमें 23 गोल्ड मेडल, 3 रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीते हैं, जो किसी भी ओलंपियन द्वारा जीते गए सबसे अधिक पदक है। और वह 23 गोल्ड मेडल के साथ सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीमेल में बार बार मैसेज भेजने के लिए कौन सी सुविधा देता है? ड्राफ्ट और टेम्पलेट की सुविधा देते हैं, जिसे आप इसी को कॉपी करके आसानी से भेज सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाणक्य के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? सभी को पता है, अर्थशास्त्र हो जाएगा। और मैंने जो कल का जो एनालिसिस कराया था, ये क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में कराया हुआ है। अगर बात करें अर्थशास्त्र, कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा 4वीं सदी ईसा पूर्व द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है, जिसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय और राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। अपने तरह का राज्य प्रबंधन विषयक यह प्राचीनतम ग्रंथ है। इसकी शैली उपदेशात्मक और सलाहकात्मक है। अगर बात करें अर्थशास्त्र के द्वारा, चाणक्य के द्वारा लिखा गया जो राजनीति और अर्थव्यवस्था पर आधारित है। रामायण किसके द्वारा लिखा गया? वाल्मीकि, जो राम की कथा पर आधारित है। महाभारत वेद व्यास के द्वारा धर्म, युद्ध और राजनीति का सार है। बुद्धचरित जो अश्वघोष द्वारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। अमरकोश जो अमर सिंह के द्वारा संस्कृत कोश पर लिखा गया है। और ये जितने भी स्टैटिक जीके का प्रश्न आ रहा है, मैंने अब स्टैटिक जीके का मैराथन वीडियो दिया हुआ है, दिल्ली पुलिस के प्लेलिस्ट मैंने ऐड कर दिया है। जाके उन सभी दोनों वीडियो को, मैराथन है 12 घंटे का, आप कंप्लीट कर लीजिएगा, आपके सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 44 का उल्लेख जो है, अनुच्छेद समान नागरिक संहिता का उल्लेख हो जाएगा। अगर बात करें, भारत में सभी नागरिकों के लिए धर्म, जाति या लिंग के परवाह किए बिना विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाला एक समान कानून प्रस्ताव है, जिसका लक्ष्य व्यक्तिगत कानूनों को धर्म आधारित भेदभाव से अलग करके संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत देश में धर्मनिरपेक्षता और समानता लाना है। और हाल ही में उत्तराखंड इसे लागू करने वाला पहला राज्य बना है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण और कानूनी समानता को बढ़ावा देने है। और ये एक DPSP, एक नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, महिलाओं की भाला फेंक ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? इसे 1932 के लॉस एंजिल्स में शामिल किया गया था। महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा को पहली बार 1932 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक खेल में ओलंपिक एथलेटिक कार्यक्रम में शामिल किया गया, जबकि पुरुषों की स्पर्धा को 1908 से ओलंपिक का हिस्सा है। यह महिलाओं के लिए डिस्कस थ्रो के बाद दूसरी थ्रोइंग स्पर्धा था, जिसे ओलंपिक में जोड़ा गया था। तो आपको पता हो गया, महिला वाला 1932 में लॉस एंजिल्स अमेरिका में समय हुआ था, और पुरुषों की शुरुआत 1908 में लंदन ओलंपिक में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्पेशल पेस्ट विकल्प का उपयोग करके किसी मान का चयन करते तो क्या होता है? केवल सेल का परिकल्पित मान कॉपी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार धारा 25 में किसे अपराधी माना गया है? अगर बात करें भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 25 के अनुसार, कोई भी ऐसा कार्य जो मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने के इरादे से नहीं किया गया है और नहीं कर्ता को पता है कि उसे ऐसी चोट लगने की संभावना है, वह अपराध नहीं माना जाता। यदि वह कार्य 18 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है जिसे उस नुकसान की सहन करने की सहमति दिया हो, यानी चाहे अस्पष्ट या निहित रूप से हो, जैसा कि सहमति से किए गए खेल, तलवारबाजी में चोट लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सत्रिया नृत्य किस राष्ट्र से संबंधित? सभी को पता है, असम का ये शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। अगर बात करें भारत के शास्त्रीय नृत्य उनके राज्य से संबंधित, तो भरतनाट्यम जो कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथक की बात करें उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। कथकली की बात करें तो केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी मणिपुर का हो जाएगा। मोहिनी अट्टम की बात करें तो केरल का हो जाएगा। ओडिसी ओडिशा का हो जाएगा। सत्रिया असम का हो जाएगा। इसके अलावा जो है छऊ जो है ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सभी जो है संस्कृति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है छऊ नृत्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1991 में कौन सी नई आर्थिक नीति को लागू किया गया था? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को लागू किया गया था।
1991 में भारत में नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू हुआ, जिसे एलपीजी सुधार यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना, लाइसेंस राज खत्म करना और अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण कम करना, जिसके तहत तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ये बड़े आर्थिक सुधार पेश किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुटबॉल में आमतौर पर शरीर के किस अंग का प्रयोग गेंद को छूने के लिए नहीं किया जाता है? हाथ और भुजा का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर बात करें फुटबॉल के मुख्य नियम में 11 खिलाड़ी की टीम होता है। हाथ और भुजाओं को छोड़कर शरीर के किसी भी हिस्से से गेंद को विरोधी के गोल में डालना। मैच 45 मिनट के 2 हाफ का होता है, यानी 90 मिनट का होता है। गोलकीपर के लिए विशेष नियम जो होता है फाउल और पेनाल्टी हो जाएगा। फ्री किक, पेनाल्टी किक, ऑफसाइड नियम और थ्रो इन, कॉर्नर किक जैसे से खेल की शुरुआत और रीस्टार्ट करने का तरीके जिसमें रेफरी सबसे महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईद उल फितर का समापन किससे होता है? ईद उल फितर का समापन रमजान के पवित्र महीने के खत्म होने और शव्वाल महीने की पहली तारीख को चांद देखने के बाद होता है, जो अल्लाह का शुक्रिया अदा करने और गरीबों को दान यानी ज़कात उल फितर देने के बाद ईद की नमाज और खुशियों भरे मेल मिलाप, नए कपड़े पहनने और मीठे पकवान यानी सेवइयों के साथ होता है, जो त्याग और आत्मसंयम की परीक्षा में सफलता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? सभी को पता है ओडिशा में प्रचलित है। ओडिसी नृत्य से जुड़े कुछ महान नर्तक जान लीजिए। केलुचरण महापात्र, जिन्हें पुनर्द्वार का श्रेय दिया जाता है। संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, माधवी मृदुगुल, सुजाता महापात्र, कुमकुम मोहंती और रंजना गोहर ये सभी प्रमुख ओडिसी के नर्तक हैं, जो इस कला को विश्व स्तर पर ले जाने और विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं के आत्मनिर्भर को बढ़ावा देने के लिए कौन सी सरकारी योजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को अस्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हो जाएगा। अगर बात करें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, जिसे अब दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से जाना जाता है, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया गरीबी उन्मूलन परियोजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह यानी SHG के माध्यम से संगठित करना। इसका भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। फुल फॉर्म जान लीजिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो जाएगा। उन्हें वित्तीय सेवाओं में कौशल विकास और अस्थायी आजीविका के अवसरों से जोड़कर सशक्त बनाना है, ताकि वे गरीबी से बाहर निकल सके और अपनी आय बढ़ा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? मैंने कल ही वाले एनालिसिस वीडियो में कराया हुआ है। जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया और आज ये पूछ लिया गया। अगर बात करें अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित, जिसमें युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है। भारत या उसके किसी हिस्से के वित्तीय स्थिरता या ऋण को खतरा होने पर वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है और इसका प्रयोग अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है। मौलिक अधिकारों पर प्रभाव की बात करें तो अनुच्छेद 358 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए 6 मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 359 में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत घोषित आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 जो अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का आदेश दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लॉ ऑफ मेडिसिन के लेखक कौन है? डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी जो है द लॉ ऑफ मेडिसिन के लेखक है। द लॉ ऑफ मेडिसिन नामक पुस्तक के लेखक सिद्धार्थ मुखर्जी है, जो एक प्रसिद्ध कैंसर चिकित्सक, शोधकर्ता और पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक है। और यह पुस्तक चिकित्सा के अनिश्चित विज्ञान पर उनके अनुभवों और विचारों पर आधारित है, जिसमें उन्होंने 3 बुनियादी सिद्धांत प्रायर, आउटलायर और बायस की व्याख्या किए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि एक निर्वाचक मंडल के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी ऑप्शन में अप्रत्यक्ष रूप होता है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसमें सांसद के, लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और सभी राज्य के विधानसभाओं और दिल्ली व पुडुचेरी के चुने हुए विधायक वोट डालते हैं। और यह चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल हस्तांतरीय मत पद्धति के द्वारा होता है, जिसमें बहुमत पाने वाले उम्मीदवार को जीत हासिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2016 के रियो ओलंपिक में भारत ने कुल कितना पदक जीता था। 2 पदक जीता था। अगर बात करें 2016 के रियो ओलंपिक में भारत ने कुल 2 पदक जीता। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में रजत पदक और साक्षी मलिक ने कुश्ती में कांस्य पदक हासिल किया था। भारत ने इन खेलों में 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ कुल 2 पदक जीता था। और यह पहली बार था जब भारत की बेटियों ने देश के लिए पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नमस्ते योजना के तहत किस केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छता किट वितरित किया था। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा इसे वितरित किया गया था। नमस्ते योजना के केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना है। इस योजना का लागू करने और इसके लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए कई केंद्रीय मंत्री जैसे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री और श्री रामदास अठावले सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री सक्रिय रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुआ है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत किया गया। और हरित क्रांति के जनक कौन है। भारत में एम.एस. स्वामीनाथन है। उच्च उत्पादन वाली फसलों की किस्मों और आधुनिक कृषि तकनीक के अनुप्रयोग द्वारा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ। और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के दौरान हुआ था। इसकी शुरुआत मुख्य अमेरिकी कृषि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग द्वारा 1963 में भारत में पहली बार जैव उत्पादकता वाले गेहूं की किस्म का प्रयोग करने के बाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन के जरिए मतदान की आयु, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, 21 वर्ष से जो है 18 वर्ष किया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1988-89 के जरिए इसको किया गया था। मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष करने का काम भारत के संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम 1988 के जरिए किया गया, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में वोट डालने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। अगर बात करें प्रभावित अनुच्छेद में, इसमें यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 326 में किया गया, जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में वयस्क मताधिकार से संबंधित है। अगर अनुच्छेद पूछा गया होता, अनुच्छेद 326 यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे लंबा समुद्र तट है। और ये मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में कराया हुआ है, आप जाकर देख लीजिएगा। गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें सबसे लंबा समुद्र तट गुजरात का, जो लगभग 1600 किलोमीटर है और नए में 2340 किलोमीटर बताया गया है। दूसरा सबसे लंबा तट तमिलनाडु का है, जो लगभग 1068 किलोमीटर है। तीसरा सबसे लंबा तट जो है आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, जो लगभग 974 किलोमीटर है। सबसे छोटा तट गोवा का हो जाएगा। भारत के कुल 9 राज्य समुद्र तट से लगे हुए, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2025 में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ उत्तर प्रदेश के किस राज्यपाल कार्यरत थे। आनंदीबेन पटेल जो है उस समय तक जो है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। अगर बात करें प्रमुख राज्यों के राज्यपाल दिसंबर 2025 तक अनुमानित में, तो कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, थावरचंद गहलोत है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल है। केरल के आरिफ मोहम्मद खान है। झारखंड के संतोष कुमार गंगवार है। उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल है। महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी। उसके अलावा राजस्थान की बात करें तो कलराज मिश्र हो जाएगा। पंजाब की बात करें तो बनवारी लाल पुरोहित है। पश्चिम बंगाल के सीबी आनंद बोस है। और बिहार के आरिफ मोहम्मद खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है। द्वैध नागरिकता जो है यह भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है। अगर बात करें जो विशेषता नहीं है उनके कौन कौन है, संघीय इकाई को भी समझौता, भारतीय राज्य किसी समझौते से नहीं बने बल्कि भारत एक संघ है। द्वैध नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता है, दोहरी नहीं है।
अध्यक्षत्व प्रणाली, भारत में संसदीय प्रणाली है, अध्यक्षत्व नहीं। द्वय सरकार प्रणाली, यह विशेषता भारतीय संघवाद की नहीं बल्कि भारतीय संविधान का झुकाव एकात्मक प्रकृति की ओर से अधिक है, इसलिए इसे अर्ध संघीय कहते हैं। अगर बात करें भारतीय संघवाद के मुख्य विशेषताओं में, तो शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा जो अनुसूची 7 में है। स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की व्याख्या के लिए एक स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका है। इसके अलावा लिखित और कठोर संविधान, शक्तियों के बंटवारे और अन्य प्रावधानों के लिए लिखित संविधान है। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, जनसंख्या के आधार पर राज्यों को राज्यसभा में अलग अलग सीटें जैसे यूएसए के विपरीत है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सर्वोपरि और सरकार के तीनों स्तर पर लागू होता है। ये सभी जो है संघवाद की विशेषता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर शॉर्टकट की से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। मुझे प्रश्न तो मिला नहीं है, लेकिन कुछ शॉर्टकट की जान लीजिए जो आगे के शिफ्ट में हो सकता है जरूर पूछा जाए। Ctrl+A से सभी सामग्री को चुनने यानी सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। Ctrl+A से सिलेक्ट ऑल चयन होगा। Ctrl+C से चयनित आइटम कॉपी हो जाएगा। Ctrl+X से चयनित आइटम कट हो जाएगा। Ctrl+V से पेस्ट हो जाएगा। Ctrl+Z से पिछली क्रिया को रद्द करें यानी अंडू हो जाएगा। Ctrl+Y से फिर से करें यानी कि रीडू हो जाएगा। Ctrl+A से सेव हो जाएगा। Ctrl+P से प्रिंट हो जाएगा। Ctrl+F से खोजना यानी फाइंड हो जाएगा। Ctrl+O से ओपन हो जाएगा। Ctrl+N से नया फाइल या विंडो खुल जाएगा। F5 से रिफ्रेश हो जाएगा। टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग के लिए शॉर्टकट की क्या हो जाएगा, Ctrl+B से बोल्ड हो जाएगा। Ctrl+I से इटैलिक हो जाएगा। Ctrl+U से अंडरलाइन हो जाएगा। Ctrl+Del से कर्सर के दाईं ओर शब्द को हटाने से संबंधित यानी डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा की बैठक के किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा जो लोकसभा की बैठक को आहूत किया जाता है। लोकसभा की बैठक यानी सत्र भारत के राष्ट्रपति द्वारा आहूत बुलाया जाता है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 85 फर्स्ट में प्रावधान है। और राष्ट्रपति ही संसद के किसी भी सदन को भंग कर सकते हैं। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करते और अनुशासन बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम एशियाई खेल 1951 में भारत की रैंक क्या था? भारत का इसमें दूसरा स्थान था। पहले एशियाई खेल 1951 नई दिल्ली में किया गया, जिसमें भारत ने कुल 51 पदक जीता, 15 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 20 कांस्य पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया था। जापान 60 पदकों के साथ पहले स्थान पर था और भारत ने मेजबान देश के रूप में भाग लिया था। वहीं भारत में दूसरी बार एशियाई खेल 1982 में आयोजित किया गया, जो नई दिल्ली में हुआ था। पहली वाला 1951 में, दूसरे वाला 1982 में हुआ था। इन खेलों की मेजबानी किया था जो एशियाई खेलों का पहला संस्करण 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सभी को पता है, लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर करते हैं, जो सदन के कामकाज का संचालन करते हैं और व्यवस्था बनाए रखते हैं। उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं और यदि वे भी अनुपस्थित हो तो राज्यसभा के उपसभापति अध्यक्षता करते हैं, विशेषकर संसद के संयुक्त सत्र में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर पूर्व भारत के शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी किस राज्य से संबंधित है? मणिपुरी से संबंधित हो जाएगा। अगर बात करें मणिपुर के प्रमुख लोक नृत्य में, तो लाई हरुबा हो जाएगा जो सबसे पुराना है। पोंगचोलम भी मणिपुर का लोक नृत्य है। थांगता भी मार्शल आर्ट जो मणिपुर का है। रासलीला जो शास्त्रीय है। खाम्भा थोइबी ये भी मणिपुर का है। नुपा नृत्य, डोल चोलम, जागोई और थाबल चोंगवा या सांग उत्सव शामिल है, जो यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? अंटार्कटिका हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका है। यह ठंडा ध्रुवीय मरुस्थल है, लेकिन यदि केवल गर्म मरुस्थल की बात करें तो सहारा मरुस्थल हो जाएगा, जो अफ्रीका में सबसे बड़ा है, जो दुनिया का सबसे विशाल गर्म मरुस्थल है। अंटार्कटिका लगभग 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर और आर्कटिक लगभग 13.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर दुनिया के सबसे बड़े मरुस्थल है, जबकि सहारा जो है लगभग 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर तीसरा सबसे बड़ा और सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी देश की सरकार के कुल राजस्व व्यय उसकी आय से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा कहा जाता है। राजकोषीय घाटा वह स्थिति है जब सरकार का कुल खर्च उसकी कुल आय यानी राजस्व और गैर राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाता है। यह अंतर सरकार की कुल उधार जरूरत को दर्शाता है, जिसे बॉन्ड या ट्रेजरी बिल जारी करके पूरा किया जाता है, और यह किसी देश के वित्तीय सेहत का एक महत्वपूर्ण संकेतक होता है, जिसे आमतौर पर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितना पदक जीता था? 6 पदक जीता था। पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत का अभियान 6 पदकों के साथ समाप्त हुआ, जिसमें 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल था। मनु भाकर ने पेरिस 2024 में ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता। टोक्यो 2020 के रिकॉर्ड से 1 पदक कम है। हालांकि यह टोक्यो 2020 और लंदन 2012 के बाद ग्रीष्मकालीन खेल में भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 352 का संबंध किससे हो जाएगा? राष्ट्रीय आपातकाल से हो जाएगा। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था, लेकिन 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के बाद राष्ट्रीय आपातकाल केवल बाहरी आक्रमण या युद्ध के आधार पर घोषित किया जा सकता है, जिसे बाहरी आपातकाल भी कहा जाता है, और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जिसे आंतरिक आपातकाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? विक्रम साराभाई को माना जाता है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक इसरो के संस्थापक और पद्म विभूषण सम्मानित विक्रम साराभाई को उनकी जयंती पर याद किया जाता है, जो उनकी दूरदृष्टि, समर्पण और अग्रणी योगदान ने अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय यात्रा की नींव रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉरेंज वक्र किसको दर्शाता है? आय वितरण और आर्थिक असमानता को दर्शाता है। लॉरेंज वक्र किसी दिए गए अर्थव्यवस्था या जनसंख्या में आय असमानता की मात्रा को दर्शाता है। लॉरेंज वक्र पूर्ण समानता रेखा यानी 45 डिग्री रेखा से जितना दूर होगा, आय असमानता की मात्रा उतना ही अधिक होगा। लॉरेंज वक्र का उपयोग धन असमानता को दर्शाने के लिए भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो कॉल में स्क्रीन शेयरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? वीडियो कॉल में स्क्रीन शेयरिंग का मुख्य उद्देश्य स्पष्ट और प्रभावी दृश्य संचार करना है, जिसमें सभी प्रतिभागी एक ही समय में एक ही चीज़ जैसे डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, ऐप या वीडियो को देख और समझ सके, जिससे सहयोग बेहतर होता है, और यह किसी को कुछ भेजने की बजाय सीधे दिखाना आसान बनाता है, जैसे कि किसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना सीखना या किसी रिपोर्ट पर चर्चा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया है, बस रोड पर चलता है तो ट्रेन कहाँ पर चलता है? ट्रैक या पटरी पर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? देश के हर परिवार को किफ़ायती तरीके से बैंकिंग, ऋण, बीमा सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है। अगर बात करें प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य लक्ष्य देश के सभी परिवारों को बैंकिंग, ऋण, बीमा और पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है, खासकर गरीबों और वंचित वर्गों के लिए, ताकि उनका वित्तीय समावेशन हो सके और उन्हें जीरो बैलेंस खाते के साथ बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं मिले। साथ ही रुपे कार्ड, बीमा और ओवरड्राफ्ट जैसी सुविधाएं भी मिल सके, ताकि वे सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ उठा सके। देखिए, हरियाणा का वर्तमान राज्यपाल कौन है? देखिए, राज्यपाल से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है। आपको राज्यपाल वाला स्पीडी करंट में मैंने कराया हुआ है, जाके जरूर देख लीजिएगा। प्रोफेसर असीम कुमार घोष हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल है। अगर बात करें हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष है, जिन्होंने 21 जुलाई 2025 को हरियाणा के 19वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है और श्री बंडारू दत्तात्रेय का स्थान लिया है। अगर बात करें कुछ प्रमुख राज्यों को राज्यपाल के, तो देख लीजिए, बिहार के जो अभी वर्तमान में है आरिफ मोहम्मद खान है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल है। महाराष्ट्र के सीपी राधाकृष्णन है। उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल है। असम के जगदीश मुखी है। केरल के आरिफ मोहम्मद खान। ये पुराना करंट अफेयर 2019 वाला, इसको भूल जाइएगा, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। और राजस्थान के कलराज मिश्र है, ये भी जो चेंज हो चुके हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। झारखंड की बात करें, ये तीनों शायद लग रहा है पुराना वाला, इसको छोड़ देते हैं। बाकी स्पीडी का मैंने कराया हुआ, जाके जरूर देख लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पक डाउन शब्द किस खेल से संबंधित है? आइस हॉकी से संबंधित है। पक डाउन शब्द आइस हॉकी से संबंधित है। पक शब्द मुख्य रूप से आइस हॉकी खेल से संबंधित है, जहां यह खेल में इस्तेमाल होने वाली चपटी गोल रबर की डिस्क होता है, जिसे स्टिक से मारकर गोल किया जाता है। लेकिन पक आउट जैसे शब्द फील्ड हॉकी में इस्तेमाल होते हैं, जिसका मतलब खेल से बाहर हो जाना होता है। अगर बात करें क्रिकेट में LBW, गूगली, हैट्रिक, ओवर, ये सभी जो है क्रिकेट में प्रयोग किया जाता है। फुटबॉल में ऑफ साइड, पेनल्टी किक, ड्रिबल, ये सभी प्रयोग किया जाता है। गोल हॉकी में बुली, पेनल्टी कॉर्नर, स्कूप, ये सभी होता है। टेनिस में बात करें तो स्मैश, ड्यूस और सर्विस होता है। वॉलीबॉल में शतरंज की बात करें तो चेकमेट, गैम्बिट, कैसलिंग जैसे शब्द शामिल होते हैं, जो खेल को समझने और खेलने के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? कथकली किया जाता है। और कथकली किस राज्य का है? केरल का है। कथकली भारत का वह शास्त्रीय नृत्य जो पारंपरिक रूप से केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, जिसमें पुरुष कलाकार महिला पात्रों का अभिनय भी करती है। इसके अलावा दुमहाल और कच्छी घोड़ी जैसे लोक नृत्य भी जो केवल पुरुषों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में कथकली प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने ओलंपिक में सबसे अधिक पदक किस खेल में जीता है? फील्ड हॉकी में जीता है। भारत ने ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक हॉकी पुरुष में जीता है, खासकर 8 स्वर्ण पदक के साथ, जो 28 से 1980 के बीच आए। हॉकी के बाद कुश्ती और अन्य खेल जैसे निशानेबाजी, मुक्केबाजी और बैडमिंटन में भी भारत को सफलता मिला है, लेकिन हॉकी का दबदबा सबसे ज़्यादा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना किया गया था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण और कार्यान्वयन करना था। बाद में इसे 2014 में भंग करके इसकी जगह नीति आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में पर्यावरण 2025 नामक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया, जिसका आयोजन राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT द्वारा किया गया था, और इसका उद्देश्य सतत विकास के लिए पर्यावरणीय चुनौतियों और समाधानों पर चर्चा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, ट्रिपल एक्सेल किस खेल से संबंधित है? फिगर स्केटिंग से संबंधित है। फिगर स्केटिंग एक कलात्मक खेल है, जिसमें स्केटर बर्फ पर आइस स्केट पहनकर संगीत के साथ कूदना, घूमना और जटिल फुटवर्क जैसे करतब दिखाते हैं, जिसमें एकल, युगल या आइस डांसिंग के रूप में व्यक्तिगत टीमों में किया जाए। और यह शीतकालीन ओलंपिक खेल का एक लोकप्रिय हिस्सा है, जिसे जज कलात्मक और तकनीकी कौशल के आधार पर अंक देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस्टोफर लक्सोन है। वर्तमान प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड नेशनल पार्टी के नेता क्रिस्टोफर लक्सन ने 27 नवंबर 2023 को पदभार ग्रहण किया। प्रधानमंत्री अनौपचारिक रूप से संक्षिप्त रूप में PM सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जल्लीकट्टू किस राज्य का त्यौहार? सभी को पता है तमिलनाडु का यह त्यौहार हो जाएगा। जल्लीकट्टू भारत के तमिलनाडु राज्य का पारंपरिक और सांस्कृतिक खेल या त्यौहार है, जो मुख्य रूप से जनवरी में पोंगल उत्सव के दौरान मनाया, जिसमें लोग बैल को काबू करने की कोशिश करते हैं, और यह उनकी बहादुरी और तमिल विरासत का प्रतीक है। अगर बात करें प्रमुख त्यौहार और उनसे संबंधित राज्य की, जो आगे के शिफ्टों में जरूर पूछा जाएगा, तो दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा संबंधित राज्यों में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में भगवान गणेश के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ओणम त्यौहार केरल में फसल उत्सव या राजा महाबली की वापसी के लिए मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में फसल कटाई के उत्सव के दौरान मनाया जाता है। बिहू जो असम में फसल और नववर्ष के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। छठ पूजा बिहार, झारखंड जैसे में सूर्य देवता की पूजा के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि का त्यौहार गुजरात, महाराष्ट्र में देवी दुर्गा के 9 रूपों को लिए मनाया जाता है। बैसाखी और लोहड़ी पंजाब, हरियाणा में फसल उत्सव के दौरान मनाया जाता है। होली का त्यौहार उत्तर भारत में रंगों के त्यौहार वसंत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। दिवाली पूरे भारत में प्रकाश के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी पूरे भारत में भगवान कृष्ण के जन्म के रूप में मनाया जाता है। ईद उल फितर, बकरीद पूरे भारत में मुस्लिम समुदाय का प्रमुख त्यौहार है।
क्रिसमस पूरे भारत में ईसाई समुदाय का त्यौहार है। लोसर की बात करो, अरुणाचल प्रदेश सिक्किम में तिब्बती नववर्ष का त्यौहार है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु बैलों से जुड़ा हुआ पारंपरिक खेल त्यौहार है। अम्बुबाची मेला असम में कामाख्या देवी के मासिक धर्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। उसके अलावा धूमधाम से मनाए जाने वाले त्यौहार में उत्तराखंड में हरेला पर्व वृक्षारोपण हरियाली का प्रतीक है। राजस्थान में पुष्कर मेला ऊँटों के मेला और सांस्कृतिक त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विंध्याचल पर्वतमाला भौगोलिक रूप से किन दो भूभाग को जोड़ता है? उत्तरी भारत और दक्षिण भारत को जोड़ता है। अगर बात करें भौगोलिक रूप से विंध्याचल पर्वतमाला मुख्य रूप से उत्तरी भारत के मैदान और दक्कन के पठार के बीच एक प्राकृतिक विभाजक है। विभाजक का काम करता है, जो मध्य भारत से होकर पूर्व पश्चिम दिशा में फैला हुआ है और ऐतिहासिक रूप से उत्तर व दक्षिण भारत को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति जो है वाकाटक वंश का संस्थापक था। वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति, इसने 3री शताब्दी ईस्वी में लगभग 250 से 270 ईस्वी में इस राजवंश की नींव रखा है और दक्कन क्षेत्र में इसकी शुरुआत किया है, जो बाद में प्रवरसेन प्रथम जैसे शासकों के अधीन एक शक्तिशाली साम्राज्य बना है। अगर बात करें प्रमुख राजवंश उनके संस्थापक में, तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार हो जाएगा। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग हो जाएगा। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद हो जाएगा। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुख हो जाएगा। इसके अलावा गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। पाल वंश का संस्थापक गोपाल हो जाएगा। प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम हो जाएगा। चोल वंश का संस्थापक राजा राज और राजेंद्र चोल महान शासक हो जाएगा। चालुक्य वंश का संस्थापक विभिन्न शाखाएं जैसे कल्याणी का चालुक्य हो जाएगा। पल्लव वंश जो है दक्षिण भारत में लोकप्रिय है। पांड्य वंश तमिलनाडु की प्रमुख शक्ति है। और इसके अलावा बात करें दिल्ली सल्तनत में, तो गुलाम वंश का संस्थापक जो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हो जाएगा। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान हो जाएगा। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी हो जाएगा। इसके अलावा मुगल साम्राज्य में बात करें तो बाबर हो जाएगा मुगल वंश का संस्थापक। महान शासक अकबर शाहजहां औरंगजेब हो जाएगा। हर्षवर्धन जो उत्तर भारत के महत्वपूर्ण शासक था। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय न्याय संहिता 2023 किस कानून को प्रतिस्थापित किया है? भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 को प्रतिस्थापित किया है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 ने मुख्य रूप से भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 को प्रतिस्थापित किया है और इसके तहत कई नए धारा जैसे सामुदायिक सेवा के लिए धारा 4, हिट एंड रन के लिए धारा 106(2) में बदलाव जोड़ा गया है। साथ ही राजद्रोह जैसी धाराओं को हटाया गया या बदला गया, जिसमें आपराधिक कानून में व्यापक सुधार किया गया, लेकिन यह मुख्य रूप से आईपीसी की जगह लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? राजीव कुमार थे। और वर्तमान में श्री ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है। श्री ज्ञानेश कुमार ने 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मणिपुरी नृत्य किस भगवान को समर्पित है? भगवान कृष्ण एवं राधा को समर्पित है। अगर बात करें मणिपुर प्रमुख रूप से नृत्य मणिपुरी नृत्य है, मुख्य रूप से भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है, जो वैष्णव धर्म विशेषकर राधा कृष्ण की पूजा की परंपरा से जुड़ा हुआ है। और इस नृत्य में रास लीला के माध्यम से कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। मणिपुर का सांस्कृतिक निर्माणकारी धर्म भी वैष्णव धर्म है, जिसमें कृष्ण और राधा की पूजा प्रमुख है, जैसे कि श्री गोविंद जी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा कहा जाता है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है, जिसमें राज्यों की परिषद भी कहते हैं। और ये एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता, जिसमें राज्यों के शासित प्रदेश के प्रतिनिधि होते हैं और इसके पदेन सभापति भारत के उपराष्ट्रपति है। अगर बात करें इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, देखिए राज्यसभा जो आपको 3 ट्रिक से याद रखना है सरला। जैसे बात करें तो संसद का उल्लेख कितने में है? अनुच्छेद 79 में है। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है। ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा। अगर बात करें राज्यसभा के सदस्यों के उम्र के लिए कितना उम्र होना चाहिए,
तो 30 वर्ष होना चाहिए। वहीं बात करें लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए और राष्ट्रपति राज्यपाल सभी के लिए राज्यपाल के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। इसी प्रकार विधानसभा और विधान परिषद दोनों जो है लोकसभा और राज्यसभा के तरह ही काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सभी को पता है राज्यपाल करता है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और यह प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में वर्णित है, जिसमें यह भी कहा गया है कि अन्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर करता है और मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास करना था। अगर बात करें पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे बड़ी समस्या कृषि क्षेत्र का विकास और देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना था, जिसमें मुख्य रूप से सिंचाई, बिजली और कृषि उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया था ताकि खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित हो और पूंजी की कमी को दूर किया जा सके। अगर बात करें पंचवर्षीय योजना के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की, तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 मुख्य फोकस कृषि और सिंचाई हो जाएगा। भाखड़ा, नांगल, हीराकुंड बांध जैसे बड़े प्रोजेक्ट इसमें शामिल था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 था, जिसमें भारी उद्योग और औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था और ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 था, जो कृषि और गेहूं उत्पादन में सुधार पर जोर दिया गया था। चौथी जिसे योजना अवकाश कहा जाता है, ये 66 से 69 तक था। युद्ध और सूखे कारण योजना रुका था। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 था। स्थिरता के साथ विकास और गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक था। आत्मनिर्भरता और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था और ये मात्र 4 साल चला था। रोलिंग प्लान जो 1978 से 80 तक था, जो अनिश्चितता के कारण था। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन इस पर केंद्र था। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 था, जिसमें रोजगार, उत्पादकता और खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना था। वार्षिक योजना की बात करें 1990 से 92 था, जिसमें आर्थिक सुधारों का दौर था। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 था, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी की शुरुआत और मानव विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया था। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक था, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास करना था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 था, गरीबी कम करना और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में निवेश करना था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक था, तीव्र और समावेशी विकास था। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक था, सतत, तीव्र और समावेशी विकास था और ये अंतिम योजना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? अभी जस्ट हमने की है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर था। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 का मुख्य उद्देश्य तीव्र औद्योगिकरण, विशेषकर भारी उद्योगों पर जोर दिया गया था और रोजगार के अवसरों का विस्तार करना था, जिसका लक्ष्य राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करना और आर्थिक असमानताओं को कम करना था, जिसके लिए बड़े पैमाने पर सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश और विदेशी सहायता पर निर्भरता बढ़ाया गया था। लेकिन इससे मुद्रास्फीति और विदेशी मुद्रा संकट जैसी चुनौतियां भी आया था और पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड-डोमल मॉडल पर आधारित था, इसलिए याद रखिएगा। और मैंने आज ही पंचवर्षीय योजना का डिटेल वीडियो दिया है, जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 85(2) के तहत प्रदान करता है। और लगभग बात करें स्टैटिक जीके से 20 से 25 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और स्टैटिक जीके मैराथन वीडियो जो ऐड कर दिया है आपके दिल्ली पुलिस प्लेलिस्ट में, जाके कंप्लीट कर लीजिएगा, आप स्टैटिक जीके बहुत मजबूत हो जाएगा। अगर बात करें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 के खंड 2B के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन यह शक्ति हुए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही प्रयोग करते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। यह विघटन लोकसभा के कार्यकाल 5 साल की समाप्ति पर या उससे पहले हो सकता है, जिसे नए चुनाव होते हैं। प्रधानमंत्री की भूमिका, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही लोकसभा भंग करते हैं अनुच्छेद 74 के अनुसार। अगर बात करें परिणाम में, तो लोकसभा का विघटन होने पर सदन का जीवन समाप्त हो जाता है और नए चुनाव कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईगल शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है।
ईगल शब्द मुख्य रूप से गोल्फ खेल से संबंधित, जहां इसका मतलब किसी एक होल पर पार या से 2 स्ट्रोक कम स्कोर करना होता है, जिसे पार 5 होल पर 3 स्ट्रोक में पूरा करना या बडी और अल्बाट्रॉस जैसे अन्य गोल्फ शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है, और यह खिलाड़ी के अच्छे कौशल को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगर बात करें भारत के महान्यायाधीश यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 76 फर्स्ट के तहत किया जाता है, और ये राष्ट्रपति की इच्छा पर के अनुसार पद पर धारण रहते हैं। यह नियुक्ति सरकार की सलाह पर होता है, और महान्यायाधीश भारत सरकार के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? केरल हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो कुल जनसंख्या कितना था? 1.21 अरब हो जाएगा। वहीं पुरुष की जनसंख्या 623.7 मिलियन हो जाएगा, जो 51.54% है। महिला 586.5 मिलियन, जो 48.46% हो जाएगा। दशकीय वृद्धि दर 2001 से 11 तक 17.64% था। लिंगानुपात की बात करें तो 1000 पुरुषों पर 940 या 943 महिलाएं हो जाएगा, यानी कुछ स्रोतों के अनुसार 943 एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए 943 याद रखिएगा। बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष में कितना था? 1000 पुरुषों पर 919 हो जाएगा, कभी कभी 914 दिया जाता है, ठीक है। साक्षरता दर 74.04% हो जाएगा। पुरुष साक्षरता दर 82.14%, वही महिला जो है 65.46% हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व की बात करें 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। जनसंख्या की विशेषता की बात करें तो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश, लगभग 200 मिलियन लोग हो जाएगा। ग्रामीण जनसंख्या 833 मिलियन, लगभग 68.84%। शहरी जनसंख्या 370 मिलियन। प्रवासी की बात करें 453.6 मिलियन, यानी 37.8%। धर्म की बात करें तो हिंदू 79.8%, मुस्लिम 14.2%। जनगणना की प्रक्रिया की बात करें, चरण फर्स्ट जो है मकान सूचीकरण आवास जनगणना अप्रैल सितंबर 2010 में हुआ था। चरण 2 में जनसंख्या गणना 9 से 28 फरवरी 2011 को, पुनरीक्षण और दौर 1 से 5 मार्च 2011 तक हुआ था। इसका शुभंकर की बात करें तो एक एनिमेटेड महिला जनगणना कार्यकर्ता का प्रतिनिधित्व करती हुई बताया गया है। नारे की बात करें तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका नारा था। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें 2011 की जनगणना 1872 के बाद से भारत की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना था। इसने शहरीकरण के रुझानों और घरेलू सुविधा जैसे पानी, बिजली, शौचालय पर भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान किया है। तो ये सेकेंड शिफ्ट के जितने भी प्रश्न सारे कंप्लीट हो गए। अगर आप लोग इसमें कुछ प्रश्न पता है तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। उन सभी का कंपाइलेशन करके आप तीनों शिफ्ट का आपको वीडियो मिल जाएगा। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी वीडियो छूटा हुआ है और प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो ऐड कर दिए, जाके कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास अभी तक नहीं परचेज की है, कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया के टोटल 900 प्लस एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, क्वेश्चन, सेक्शन टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा टेस्ट मिल जाएगा। आप कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं, इसलिए जाकर जल्दी से परचेज कर लीजिए। अभी आपको दिल्ली पुलिस के एनालिसिस वाला मॉक भी मिल जाएगा, जाके परचेज करके मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, आपको वही स्कोर बढ़ाएगा। इसलिए जाके प्रैक्टिस सेट करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सभी एग्जाम का पीडीएफ क्यूज सारा अपडेट मिलता रहता है, इसलिए ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है, स्कैन कर लीजिए, या टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।